नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं और आज मैं संविधान के कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं जो प्रश्न विगत परीक्षाओं में हमेशा पूछे गए हैं और आगे भी ये प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे। आपका आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पूरे क्वेश्चन के सेट को ज़रूर देखें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। तो चलिए आज हम स्टार्टिंग करते हैं। आज के पहले प्रश्न पर सभी के सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, इसीलिए आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे ढंग से ज़रूर समझेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करें। तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा ये है कि क्वेश्चन पूछा गया है पहले ही सवाल में कि भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। सवाल को ध्यान से देखेंगे। भारतीय संविधान में लोकसभा, ये लोकसभा की बात किया है, एवं राज्यसभा, तो दोनों सदनों की बात हो रही है कि सदस्यों की ये पूछा है कौन सी संख्या, अधिकतम संख्या। चलिए आइए हम जानने का प्रयास करें कि भारतीय संसद के जो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसको हम लोअर हाउस और अपर हाउस कहते हैं, दोनों की क्या स्थिति है। देखिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 84वां संविधान संशोधन एक हुआ था। 84वां संविधान संशोधन, और ये बात है 2000 ईस्वी की, जब ये कहा गया था कि 2026 तक सीट यथावत रखे जाएंगे, यानी जो आज हैं वही आगे भी रहेगा 2026 तक, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान से समझेंगे हम बातों को, क्या बताना चाहते हैं। जैसे कि मैं जिन बातों को भी बताया उसमें मैंने यही बताया कि ये 2026 तक का रिकॉर्ड दिया गया है कि सीटों में परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि अभी वर्तमान में है कितना। अगर मैं लोअर हाउस की बात करूं, लोअर हाउस जिसको आप कहते हैं लोकसभा, लोकसभा में वर्तमान में ये 545 सीट हैं, जबकि मैं अपर हाउस की बात करूं जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, अपर हाउस में सीटों की संख्या 245 है। 245 हैं। ये तो वर्तमान स्थिति हो गई कि वर्तमान में इतना सीट आपको है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल पूछा है वो क्या पूछ रहे हैं, ये पूछा है अधिकतम संख्या। अधिकतम के बारे में आपको जवाब देना है। तो चलिए हम आपको बता दें कि 2026 तक तो सीट यही रहेगा, लेकिन 2026 के बाद अगर बदलाव भी होता है तो क्या हो पाएगा। तो देखिए मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कितना जा सकता है। मैक्सिमम लोअर हाउस, लोअर हाउस का मैक्सिमम होगा 552, और अगर मैं कहूँ मैक्सिमम ये किसका आपको अपर हाउस, तो अपर हाउस का मैक्सिमम जाएगा 250। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या आना चाहिए। आपका आंसर आना चाहिए 552, और 552 के साथ साथ एक 250 आपका सही आंसर बनेगा। आइए हम देखते हैं अब आंसर की तरफ कि आंसर में क्या सही है। देखिए पहले एक 552 का ऑप्शन है और एक है 250 का ऑप्शन। तो 250 का ऑप्शन देखिए, इसमें मैच कर रहा है। यहाँ पर देखें 250 मैच किया है और एक जगह यहाँ मैच कर रहा है। बाकी 250 किसी में दो ऑप्शन जो दिख रहे हैं बीच में उसमें मैच नहीं किया है, तो इसको हम ऐसे ही हटा देंगे, यानी ये तो आंसर बनेगा ही नहीं। अब सवाल उठता है कि लास्ट और पहला वाला ऑप्शन का आंसर बन सकता है, लेकिन अब देखिए 552 का सीट का देखेंगे जी किस में मैच कर रहा है। 552 ये इसमें तो मैच किया ही नहीं, ये तो 500 दिया है, और जो 500 दिया है आप यहाँ पर देखें, ये तो मैंने कहा था ना कि ये अभी वर्तमान जो सीट है लोकसभा का वो 545 है। अभी का जो सीट है वो 545, ये तो 500 से कम दिया है, तो ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, ये तो होगा ही नहीं। और यहाँ चूँकि पूछा है मैक्सिमम बताना है आपको, तो अब देखिए मैक्सिमम की बात हुई तो एक दिया है 545, एक ऑप्शन में है 545, जबकि मैक्सिमम कितना हो सकता है 552। तब तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको गड़बड़ी अब दिख रहा है, किसी भी ऑप्शन में ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। इसीलिए पूरा ऑप्शन ही गलत दिया है। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि वर्तमान में लोकसभा में 545 सीट हैं
और जो राज्यसभा है उसमें 245 सीट हैं, लेकिन मैक्सिमम लोकसभा का सीट कितना हो सकता है 552, और मैक्सिमम अपर हाउस यानी राज्यसभा का सीट कितना हो सकता है 250। लेकिन ये तब होगा 2026 के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि 2026 तक तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, और ये बातें तय किया गया है किसमें 84वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में। तो आप मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, ये देखिए बहुत ही शानदार, बहुत शानदार क्वेश्चन आ गया। अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है दूसरा, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान, देखिए यहाँ पर ध्यान से देंगे, भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं है, यानी भारत का संविधान अधिकार के रूप में हमको प्रदान नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या पूछा है कि निम्नलिखित में किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा गया है। चलिए हम पहले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पहला है राजनीतिक और सामाजिक अधिकार, और आपको पता है ना कि राजनीतिक और सामाजिक अधिकार हमको मिला हुआ है। आप पढ़े होंगे आर्टिकल 14, जिसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि भारत के सभी नागरिक कानून के निर्णय में क्या होंगे, समान होंगे। तो ये मिला है हमको, तो ये आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि पूछा है कि कौन नहीं मिला है, वो लिखना है। शैक्षिक अधिकार, ये भी आपको मिला हुआ है। आप देखेंगे जो 21 का क है आर्टिकल, उसमें साफ लिखा गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी बिल्कुल ही सही होगा। और यहाँ पर पूछा है कि जो नहीं है उसको बताना है, तो इसका वर्णन हुआ है। फिर देखिए आर्थिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो आर्थिक अधिकार का मतलब यहाँ पर ये बन जाता है कि रुपया पैसा को लेकर हमको अधिकार मिला हुआ है। रुपए पैसे को लेकर अधिकार, ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत वाली बातें आ गई। ये रुपए पैसे को लेकर हमको बिल्कुल अधिकार नहीं मिला हुआ है। अगर ये अधिकार मिला होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, तब तो भारत में सारे नागरिकों के पास एक समान रूप से धन का बंटवारा होता, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे सड़कों पर भीख मांगने वाला ही गरीब क्यों ना हो। ऐसी स्थिति हमारे देश में देखने को मिलती। ये धनवानों के बीच और गरीबों के बीच असमानता बिल्कुल नहीं होती अगर ये अधिकार मिला होता तो, लेकिन ये अधिकार मिला नहीं है। या आपको अपने कर्तव्यों के बल पर आगे बढ़कर इस अधिकार को आप बराबरी पर ला सकते हैं, लेकिन ये सरकार ने या हमारे संविधान ने ये अधिकार नहीं दिया है। हाँ, धार्मिक अधिकार हमको मिला हुआ है। धार्मिक अधिकार आप आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में, तो आपको ये मिलेगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा बन रहा है, आर्थिक अधिकार, ये हमको नहीं मिला हुआ है। चलिए आइए हम अगले प्रश्न की ओर रुख करें। अगला प्रश्न हमारा क्या है, उसको आइए समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, चलिए प्रस्तावना की बात किया, प्रस्तावना में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। कई बार मैंने आपको बताया है कि प्रस्तावना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि प्रस्तावना से बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। अगर आपको प्रस्तावना याद है तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं है। तो देखिए प्रस्तावना में कह रहा है किसका उल्लेख नहीं है। न्याय की बात आइए देखते हैं, न्याय की बात है कि नहीं। तो आप प्रस्तावना को पढ़िए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय देखिए न्याय की चर्चा की गई है, तो ये आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि पूछा है जो नहीं है उसको बताइए। फिर आइए भातृत्व यानी भाईचारा की बात करते हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता, देखिए बंधुता की बात आ गई तो किस में आ जाएगा, भ्रातृत्व की बात आ गई, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए वयस्क मताधिकार, चलिए इस पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे। बाकी स्थिति की समानता की बात हो रही कि नहीं, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक न्याय, सामाजिक देखिए सामाजिक समानता, ये बातें की गई हैं, तो ये भी नहीं होगा। वयस्क मताधिकार ये हमारे संविधान में वर्णित बिल्कुल नहीं है, प्रस्तावना में इसकी चर्चाएं नहीं की गई हैं।
हाँ, इतना याद रखिएगा कि जो वयस्क मताधिकार वो है क्या भाई जी, ये हमारा एक राजनीतिक अधिकार तो है, बट इसकी चर्चा प्रस्तावना में नहीं की गई है। अब वयस्क मताधिकार क्या है, जैसे कि आपको पता है कि जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, आपको पता होना चाहिए 61वां संविधान संशोधन जो 1900 कितना में हुआ था जी, बता सकते हैं? 1900 कितना में हुआ था, बता सकते हैं? ये हुआ था 1989 में, और इसमें कहा गया था कि 21 वर्ष जो वोट डालने का जो उम्र है, वोट डालने का उम्र, इसको अब क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, और अब कर दिया है कितना, 18 वर्ष। यानी 18 वर्ष अगर आपका एज हो जाता है तो आप वयस्क व्यक्ति हैं और आपको मत डालने का अधिकार मिल जाता है। तो ये हमारा एक राजनीतिक अधिकार है। वयस्क मताधिकार किस प्रकार का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार, और इस अधिकार की चर्चा हमारे प्रस्तावना में बिल्कुल नहीं की गई है। तो मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर रुख करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का ढांचा, चलिए भारतीय संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? संघीय व्यवस्था की योजना, और ये पूछा है किस देश से ली है। तो यदि आप मेरे इस YouTube चैनल जीके आर्ट के माध्यम से पिछले क्लासों को देखे होंगे, जब मैं संविधान को पढ़ाया था तो उसमें मैंने भारतीय संविधान के उन स्रोतों की चर्चा किया हूँ जो विदेशों से लिया गया है और हमारे भारत के संविधान में जोड़ा गया है। अगर आप उसको देखते हैं तो आपको फिर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किस नियम को हम किस देश के संविधान से लिए हैं। बिल्कुल वही बात पूछा है, संघीय व्यवस्था यानी संघ की मजबूती। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में दो प्रकार की सरकार हैं, एक सरकार है राज्य सरकार, और एक सरकार हमारे देश में किस प्रकार की सरकार है, तो एक है केंद्र सरकार। दो सरकार यहाँ पर स्थापित की गई है और दोनों को ये अधिकार मिला है कि वो अपने अपने क्षेत्र में बिल्कुल स्वतंत्र होकर कार्य करेंगे, कोई भी किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जब किसी विशेष संकट के समय की बात आएगी तो उस समय राज्य सरकारों के अधिकार सीमित करके उस अधिकार को भी केंद्र सरकार के अधीन कर दिया जाएगा। यानी हमारे देश में केंद्र सरकार को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। और इस बात को हम लोग किस देश से लेकर आए थे, तो इस बात को हम लोग लाए थे कहाँ से? कनाडा के संविधान से। ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। बाकी अगर पूछेगा कि यूएसए से क्या लिए हैं, तो आप जान लीजिए कि यूएसए से हम लोग प्रस्तावना लिए हैं, यूएसए से उपराष्ट्रपति का पद लिए हैं, यूएसए से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को लिए हैं, यूएसए से मौलिक अधिकारों को लिया गया है, यूएसए से न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। ये सारे यूएसए से लिया गया है। अगर यूके से कहा जाए, यूनाइटेड किंगडम से, तो यूके से कानून निर्माण की प्रक्रिया लिया गया है। यूके से ही हम एकल नागरिकता का नियम लिए हुए हैं और यूके से ही संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। जबकि स्विट्जरलैंड के संविधान से कुछ भी नहीं लिया गया है, यहाँ से तो कुछ भी नहीं लिया गया है। तो आपका जो राइट आंसर बन रहा है वो कौन सा? कनाडा। इसी देश से लिया गया था कि संघ सरकार यानी भारत सरकार जो केंद्रीय सरकार होगी वो ज़्यादा मजबूत होगी किन के मुकाबले? राज्य सरकारों के मुकाबले। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। कह रहे हैं कि जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के जो भी सदस्य थे, जब चुनाव हुआ था तो उनमें कौन शामिल नहीं था? ये तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है भाई जी। और ये क्वेश्चन जो है जब पूछा जाता है तो बच्चे उसमें फंस ही जाते हैं। अब देखिएगा, बच्चे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम को ज़्यादा याद रखते हैं, आप समझ सकते हैं, चूँकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं तो इनको बच्चे ये मान लेते हैं कि ये तो होंगे ही होंगे। बाकी के मुंशी का बच्चा नाम याद नहीं रखता है तो इनको समझता है कि ये बंदा तो नाम सुने ही नहीं है, ये हो सकता है कि न हो कहीं, क्योंकि गांधी जी तो राष्ट्रपिता हैं, ये तो होंगे ही होंगे। अब्दुल कलाम आज़ाद को इंडिया में कौन नहीं जानता है, ये तो होंगे ही नहीं होंगे। तो दिमाग पे जाता है कि ये तीन तो होंगे ही होंगे। यही के.एम. मुंशी बन सकते हैं जो कि इसमें नहीं होने चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है बच्चों कि आप जान लीजिए के.एम. मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे, ये सदस्य थे। कौन नहीं थे? तो महात्मा गांधी जी नहीं थे। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ये बंदा नहीं था, क्योंकि इस बंदे ने साफ शब्दों में कहा था कि हमें देश के सिर्फ आज़ादी से मतलब है।
देश अगर आज़ाद हो जाता है तो हमें फिर देश का शासन कैसे चलेगा, सरकार में हमको शामिल नहीं होना है, इसलिए भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में भी वो हिस्सा नहीं लेंगे। इसीलिए संविधान सभा के जब सदस्यों का चुनाव हुआ था तो महात्मा गांधी जी चुनाव में हिस्सा नहीं लिए थे। तो यह संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं थे। बाकी राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी और अब्दुल कलाम आज़ाद शामिल थे। तो ये बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं बच्चे, इसलिए ध्यान रखिएगा कि गांधी जी इसके सदस्य नहीं थे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर रुख करें और अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये बच्चों के घुमा देने वाला प्रश्न है संविधान का। देखिए क्या कह रहा है कि जब भारत के राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो जाएं, दोनों पद खाली हो, देखिए दोनों का दोनों पद क्या कह रहा है, खाली हो, तो उनका काम कौन करेगा ये बताना है, कौन करेगा। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, राष्ट्रपति भी खाली रहें, उपराष्ट्रपति भी खाली रहें, तब उनका काम कौन करेगा। आपको पता है ना कि राष्ट्रपति ये देश का प्रथम पद है और देश का प्रथम नागरिक भी होता है। ये कार्यपालिका का भी प्रधान होता है, विधायिका का भी प्रधान होता है। अब रही बात कि राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए, खाली हो जाए, तो उस परिस्थिति में ये उपराष्ट्रपति जी उनके दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ये नियम लिखा गया है भारतीय संविधान में कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए ताकि नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जा सके। बस 6 महीने तक उनके कार्यों को देख सकते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर उपराष्ट्रपति का पद यानी इनका पद भी खाली हो तब क्या करेंगे। अब अगर इनका भी पद खाली हो तब क्या करेंगे, तो उस परिस्थिति में कहा जाता है कि जो CJI होता है, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, यानी सुप्रीम कोर्ट जो होगा, इस सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, जो मुख्य न्यायाधीश होगा, वह इनके पदों को संभाल सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति संभालते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद भी अगर खाली हो तब उस परिस्थिति में देश के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको पद पर बैठाया जा सकता है। अब देखिए, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि उनका काम कौन करेगा, तो देखिए प्रधानमंत्री ये तो करेगा ही नहीं भाई जी, इस प्रधानमंत्री से तो कोई मतलब ही नहीं है। गृह मंत्री तो और भी नहीं होंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश, देखिए आगे ना यहाँ पर भारत का मुख्य न्यायाधीश, यही तो मैंने कहा कि CJI ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह संभालता है, लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या बन रहा है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर रुख करें। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा, ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है, किसे जारी किया सकता है, ये किसे जारी किया सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ये सबसे बड़ी बात हम ये जानेंगे परमादेश भाई जी है क्या, सुप्रीम कोर्ट इसको जारी कब करता है। तो आप भारत के संविधान को जब पढ़ते हैं तो भारतीय नागरिकों को बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, बहुत सारे मौलिक अधिकार हमको मिले हुए हैं, और इन मौलिक अधिकारों के हनन करने का अधिकार किसी को नहीं है, यानी हमारे मौलिक अधिकार को छीनने का अधिकार किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि किसी के मौलिक अधिकार को छीना गया है, तब वह अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि वह सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ वह हाई कोर्ट में भी जा सकता है, दोनों कोर्ट में जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के में जाएगा वो अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए, या फिर हाई कोर्ट में आता है मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए, तो दोनों के अलग अलग आर्टिकल हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर व्यक्ति जाता है तो वह जाएगा आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में जाता है तो वह जाएगा आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत, और दोनों को व्यक्ति के मौलिक अधिकार को बचाने का अधिकार है। अब देखिए, जब मौलिक अधिकार को बचाता है तो वह 5 प्रकार का रीट जारी करता है। कितने प्रकार का जी, 5 प्रकार का रीट जारी करता है, यानी याचिका दायर करता है, जारी करता है। और उन्हीं 5 प्रकार के रीटों में से एक है परमादेश, ये उसी में से एक है परमादेश। परमादेश क्या है, जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है,
चूँकि भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा किसी कर्मचारी को जब नियुक्त किया जाता है तो उनका कर्तव्य बनता है कि वह राज्य के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। एक सामान्य अवस्था में मान लेते हैं कि एक डॉक्टर ही है, सरकारी डॉक्टर है, तो उसका कर्तव्य है कि वह रोगियों के रोगों का पता लगाएं, उसका इलाज करें, सही ढंग से उसका निपटारा करें। लेकिन मान लेते हैं कि कोई ऐसा नहीं करता हो, अगर कोई ऐसा नहीं करता हो तब तो ये संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि आपको सरकार ने इसीलिए बनाया है। उस परिस्थिति में क्या होगा कि कोई व्यक्ति जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो किस आर्टिकल के तहत 32, हाई कोर्ट में जाएगा तो किस आर्टिकल के तहत 226, अगर वो जाता है तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से कीजिए, अन्यथा आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा। तो देखिए परमादेश कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल को भंग करने के लिए होता है। जी नहीं, ये तो होगा ही नहीं। कह रहे हैं कि कंपनी को मजदूरी बढ़ाने की, कंपनी से बड़ा संविधान को क्या मतलब है, सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए नहीं, किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, पहला ही आपका आंसर बन रहा है। तो मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर रुख करें। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आइए उसको देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में चतुर्थ वर्ग यानी फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है। देखिए आप जानते हैं ना कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के अंग कोई पूछेगा कौन कौन से होते हैं तो याद रखिएगा, एक सरकार का अंग होता है कार्यपालिका, चाहे वो राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, गवर्नमेंट की सरकार हो, दोनों का कार्यपालिका। एक होता है विधायिका, जो लोग कानून बनाते हैं ये लोग भी सरकार के अंग होते हैं। और एक होता है न्यायपालिका, जो कानून की रक्षा करने का काम करता है, उसको कहते हैं न्यायपालिका। तो लोकतंत्र में सरकार के ये 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लेकिन अगर चौथा स्तंभ कहा जाए, प्रथम स्तंभ कार्यपालिका, दूसरा स्तंभ विधायिका, तीसरा स्तंभ न्यायपालिका, लेकिन चौथा स्तंभ जब कहा जाए तो चौथा स्तंभ बन जाता है आपको मीडिया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम प्रेस कहते हैं। प्रेस ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो अपनी बातों को बेबाक तरीके से सरकार के पक्ष में या सरकार के विपक्ष में रख सकता है। तो न्यायपालिका तो ये तो हाईजे तीसरे स्तंभ में आएगा। मीडिया जो है ये चौथे स्तंभ में आ रहा है, रियल में यही चौथे में आ रहा है। विधानमंडल तो यह किसी स्तंभ से मतलब नहीं। कार्यपालिका ये लोकतंत्र का पहला स्तंभ माना गया है। तो आप मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर बन रहा है कौन सा, मीडिया। ये मीडिया आपको राइट आंसर बनेगा। मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करें। अगला प्रश्न एक बार फिर से बहुत ही शानदार, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन, संसद का संयुक्त अधिवेशन। ध्यान दीजिएगा, संसद का क्या पूछा है जी, संयुक्त अधिवेशन। और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है ये आर्टिकल 108 के तहत होता है। अनुच्छेद कितना जी, 108। ये 108 के तहत होता है। अब सवाल उठता है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन होता क्यों है। तो जब किसी बात को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच या राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के बीच टकराव हो जाए, मतलब किसी कार्य को लोकसभा करे राज्यसभा न करे, तो उस परिस्थिति में दोनों सदनों की एक आम सहमति लेने के लिए संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं केंद्र की बात करूं, तो केंद्र में ध्यान रखिएगा, जो केंद्र की बातें हैं उसमें लोकसभा जो होती है ना, उसका जब बैठक होता है अकेले, तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, जो उसी का एक सदस्य होता है। लेकिन जब राज्यसभा की बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका अध्यक्षता करता है भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति। इनको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने कर्तव्यों को निभाएं, उपराष्ट्रपति। और लेकिन अगर ये दोनों की बैठक एक साथ होगी तब सवाल उठता है कि अगर लोकसभा राज्यसभा के दोनों की बैठक हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ दें कि आपसे पूछा जाए प्रश्न कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जब बैठक होगी तो उस परिस्थिति में जो है कौन करेगा, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की बैठक एक साथ हो रही है,
तब दोनों की जब बैठक एक साथ होगी ना, तो उस परिस्थिति में पावर किसको मिल जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। उसमें उपराष्ट्रपति जी नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या पूछा है, राज्यसभा का अध्यक्ष करता है। राज्यसभा का अध्यक्ष मतलब उपराष्ट्रपति, तो ये तो होगा ही नहीं। लोकसभा का उपाध्यक्ष क्यों करेंगे जब अध्यक्ष हैं? तो ये भी नहीं होगा। लोकसभा का अध्यक्ष, यही आपका आंसर बनेगा। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद की जब संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। प्रधानमंत्री तो ये बैठक करता ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप समझ गए। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर रुख करें। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा में किसी राज्य का प्रतिनिधित्व होता है किस आधार पर? आप अनुसूची जब 4 पढ़ेंगे ना, अनुसूची 4, तो उसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें होगी, ये बात अनुसूची 4 में लिखा गया है। अब ये सीटें कितनी होगी कैसे निर्धारित होगा? जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा रहेगा वहाँ राज्यसभा के सांसद ज़्यादा जाएंगे, जिस राज्य की जनसंख्या कम रहेगा वहाँ राज्यसभा से सांसद कम जाएंगे। तो आबादी के अनुसार निर्धारित होता है। तो इस हिसाब से देखिए, आपका राज्य के क्षेत्रफल के अनुसार ये नहीं होगा, राज्य की जनसंख्या के अनुसार, जिस जनसंख्या के अनुसार होगा यही तो होगा। उस राज्य के लोकसभा के प्रतिनिधियों की संख्या के अनुसार ये नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक राज्य से उम्मीदवारों की निश्चित संख्या के अनुसार, ये भी सही नहीं है। आपका सही आंसर क्या बन रहा है? राज्य की जनसंख्या के अनुसार। आइए हम अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम, मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम कितने समय अंतराल की अनुमति है, यानी कि मैक्सिमम कितना मतलब अंतर होना चाहिए। तो देखिए, संसद की जो बैठक होती है ना, उस बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि 6 माह से अधिक का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 माह। और 6 माह से अधिक होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि साल में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? 2 बैठक तो होनी ही चाहिए, तब न जाकर 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। 2 बैठक निश्चित रूप से ये होनी चाहिए, 2 बैठक तो एकदम होनी ही होनी चाहिए। इसलिए हम कहेंगे कि आपका राइट आंसर क्या बनेगा? 4 माह, 6 माह, 8 माह, 9 माह। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा? 6 माह। याद रखिएगा वैसे भी कि भारत में संसद की बैठक जो है 2 बार तो होनी ही चाहिए संवैधानिक नियमों के अनुसार, बट भारत में संसद की बैठक 3 बार होती है। 3 बार होती हैं, आप सुने होंगे। एक होता है मॉनसूनकालीन सत्र, एक चलता है शीतकालीन सत्र, और एक चलता है ग्रीष्मकालीन सत्र। तीनों के बारे में आप सुने होंगे। तो हमारे देश में संसद की 3 बैठक होती हैं, लेकिन कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे होती कितनी हैं? 3 बैठकें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु बताइए। किसके लिए भाई जी? लोकसभा का पूछा है। चलिए मैं आपको सामने यहाँ पर ला दे रहा हूँ। अगर बात करेगा लोअर हाउस का, ठीक है ना, तो लोअर हाउस का मिनिमम, याद रखिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मिनिमम कितना वर्ष? 25 वर्ष होना चाहिए। अगर बात करेगा अपर हाउस, ये लोअर हाउस है, ये अपर हाउस की बात करेगा, तो अपर हाउस में भी ध्यान रखिएगा मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। मिनिमम इसमें कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। अगर मैं राज्यों की अब बात करूँ, एमएलए जो होते हैं ना, जो एमएलए बनते हैं किससे? लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर मैं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करूँ, यानी विधानसभा की बात करूँ, तो विधानसभा में वही फिर मिनिमम कितना? 25 वर्ष। और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करूं, एलसी की बात करूं, यानी विधान परिषद की बात करूं, तो इसमें भी मिनिमम कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। हाँ, एक ऐसा पद है जहां पर 21 साल भी एज हो जाता है, और 21 साल वाला जो एज होता है ना, वो ध्यान रखिएगा किस में होता है? तो वो होता है आपको पंचायत में। पंचायत जो होता है ना, पंचायत, ग्राम पंचायती राज के बारे में पढ़े होंगे आप। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से रिलेटेड है। तो पंचायत जब पढ़ेंगे तो पंचायत के किसी भी पोस्ट के लिए मिनिमम एज कितना किया गया है? वहाँ पर 21 वर्ष किया गया है। तो चलिए हमको क्या पूछा है? लोकसभा। और लोकसभा यहाँ पर दिख रहा है आपको, लोकसभा कितना? मिनिमम 25 वर्ष। देखिए 15 वर्ष नहीं होगा, 21 वर्ष नहीं होगा,
25 वर्ष, ये आंसर बनेगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये भी आप समझ गए। अब आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त, मतलब उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, इसको हटाइए, कह रहा है कि लोकसभा में किन राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। देखिए यूपी का अगर हम देखें तो यूपी का प्रतिनिधित्व है कितना, 80। MH यानी महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व है कितना, 48। अगर मैं बात करूं बिहार, BR, तो बिहार का कितना है, 42। अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का भी कितना है, सॉरी बिहार का है, सॉरी यहाँ पर मिस कर गए हम, थोड़ा सा देखिएगा, बिहार का भाई जी 40 है, बिहार का कितना है, 40 है, वेस्ट बंगाल का 42 है, वेस्ट बंगाल का 42 है। और तमिलनाडु की जब बात कीजिएगा, ये तमिलनाडु तो इसका है 39, है ना, 39। अब ज़रा सोचिए, अब आंसर पर आइए सोचते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहे हैं कि यूपी को हटा दीजिए क्योंकि यूपी का छोड़ देना है। उसके बाद कह रहा है कि लोकसभा के किन 2 राज्यों में सबसे अधिक हैं। तो उसके बाद देखिए, एक है महाराष्ट्र, एक तो महाराष्ट्र है जहाँ पर 48 सीटें हैं, और उसके बाद वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में कितना है, 42 सीटें हैं। तो महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, लेकिन वेस्ट बंगाल आप देखें कहीं भी ऑप्शन में वेस्ट बंगाल आपको नहीं दिख रहा है, वेस्ट बंगाल दिख ही नहीं रहा है, तो वेस्ट बंगाल को भी हटा दीजिए। अब वेस्ट बंगाल के बाद देखिए बिहार है, बिहार में कितना है, 40 है। तो आपका महाराष्ट्र और बिहार कहीं मिल रहा है कि नहीं, देखिए बिहार और मध्य प्रदेश ये नहीं होगा, बिहार और महाराष्ट्र देखिए ये मिल गया, बिहार और महाराष्ट्र ये मिल रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। बाकी ये सब पीछे हैं, ये सब पीछे हैं। तो आप सही आंसर में किस में जा रहे हैं, बिहार और महाराष्ट्र। बिहार में 40 सीट, महाराष्ट्र में 48 सीट। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस टाइप का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। पिछले मैं क्लास में इसको पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे वीडियो को ये देखते हैं तो लगातार अगर आपने वीडियो को देखा होगा GKR चैनल का, तो उसमें मैंने महालेखा नियंत्रक परीक्षा यानी कैग के बारे में पढ़ाया हुआ है। यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसका लिंक भेज दूंगा, आप ज़रूर वीडियो को देख लेंगे। बाकी अगर आपको पढ़ाई बेहतर लग रहा हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चैनल पर मेरे नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे। आइए हम देखें अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है ना, कि नियुक्ति कितने अवधि के लिए होती है। इसका नियुक्ति पूछा है तो देखिए भाई जी, कैग की जो नियुक्ति होती है ना वो आपको 6 वर्ष, बट ये 6 वर्ष जो हैं वो क्या हैं, वर्क, यानी 6 वर्ष वो अपना काम पूरा कर ले, उस पद पर रहकर 6 वर्ष का काम पूरा कर ले। या एक और शर्त है 65 वर्ष। 65 वर्ष क्या है इनका, ये है एज, यानी ये पूरा कर रहे हैं। और इसमें से जो पहले पूरा उस हिसाब से रिटायर, उसी हिसाब से क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो अब देखिए जैसे मान लेते हैं जो कैग हैं उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बताया कि 6 वर्ष वर्क करें या 65 साल का उनका क्या हो जाए, एज हो जाए। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या बात, उसको ध्यान से समझिएगा कि मैं किस बात को बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई बंदा है वो 50 साल की एज में, 50 साल का भी एज है उसका, वो क्या बना, ये कैग बन गया। 50 साल की एज में उसको कैग बनने का मौका मिला, ध्यान दीजिएगा। तो अब वह एज 65 साल का इंतजार करेगा तो 15 साल वो कार्य करेगा, लेकिन कह रहे कि नहीं, वर्क आपका कितना साल होना चाहिए, 6 वर्ष, यानी 50 और वो 6 वर्ष का जब वर्क पूरा कर लेंगे तो ऐसे ही उनका हो जाएगा 56। तो एज में पहुंच गए 56 में, लेकिन एज तो 65 अभी नहीं आया, 56 ही है, बट उनका वर्क पूरा हो गया 6 वर्ष वाला पहले, इसीलिए वो क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। लेकिन मान लेते हैं कि अगर किसी का 62 साल की एज में नियुक्ति होती है, 62 साल की एज में, तो अब मुझे बताइए कि क्या वो 6 वर्ष करेंगे। अगर वो 6 वर्ष करते हैं वर्क, तब तो इनका हो जाएगा 62 है 6 कितना, 68। लेकिन कह रहे हैं कि 68 जाना ही नहीं चाहिए, 65 साल की एज तक उनको क्या हो जाना है, रिटायर हो जाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पहले पूरा हो गया उस हिसाब से आप हट जाइए। तो देखिए 6 वर्ष केवल
ये आंसर नहीं बनेगा। 65 वर्ष की आयु केवल, ये भी आंसर नहीं बनेगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले पूरा हो जाए उसी हिसाब से क्या होना पड़ता है, रिटायर होना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कैग भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक है, जो कि देश में सभी प्रकार के सरकार के द्वारा दी जाने राशि का रिकॉर्ड तैयार करने का कार्य करता है। इसीलिए इसको भारत सरकार का क्लर्क भी कहा जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को रुख करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, कई बार एग्जाम में ये भी आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे। भारत के क्या पूछा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, चलिए भाई जी, करने के लिए निर्वाचक मंडल होता है। ये बिल्कुल सही कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, जो चुनाव होता है, वह निर्वाचक मंडल करता है। चूँकि आप जानते हैं कि जनता इसमें डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। तब कह रहा है कि इनमें कौन शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं। चलिए भाई, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, मैं क्या बात बताना जा रहा हूँ। जैसे हमने पहले ही बताया कि एक होता है लोअर हाउस और एक होता है अपर हाउस। लोअर हाउस में अभी सदस्य हैं 245, सॉरी मिस कर गए यहाँ पर हम, ये लोअर हाउस में जो अभी सदस्य हैं वो हैं 545 और अपर हाउस में है कितने, 245। लेकिन इन 545 में से 2 को हटा दीजिए, लेस कर देंगे, कितना बचेंगे, 543। और इसमें से 12 को लेस कर देंगे, कितना बचेंगे, 233। अब देखिए लेस मैंने क्यों किया, ये जो आपका 2 जो यहाँ पर है ना, 2, ये वाला 2 और यहाँ वाला 12, ये क्या है ना कि इसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और मान लीजिए कि राष्ट्रपति अगर मनोनीत करता है और राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उस परिस्थिति में जिस व्यक्ति को हमने चुना है वो तो वोट हम ही को देगा ना। इसीलिए कहता है कि जिनको राष्ट्रपति चुनता है वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, तो इनको हटा दीजिए। अब बाकी जो बचते हैं 543 ना, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं निर्वाचित सदस्य। यानी दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब प्लस राज्यों के जो एमएलए होते हैं, एमएलए, उन एमएलए के भी निर्वाचित लोग ही भाग लेते हैं। यानी लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। अब मिलाइए जरा सा, आंसर आपका क्या बनने जा रहा है। देखिए पहला कह रहा है कि सभी राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधानमंडल में तो आपका विधानसभा भी आता है, विधान परिषद भी आता है, तो परिषद वाले तो भाग लेते ही नहीं, तो ये तो आपका गलत हो गया है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य, ये भी गलत होगा क्योंकि केवल लोकसभा दी है, जबकि राज्यसभा भी होना चाहिए। अब देखिए लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, देखिए मिल गया आपका आंसर, यही आपका आंसर बन रहा है सही। और ये तो फिर आपका जब एक बन गया तो ये तो गलत होगा ही होगा। तो ये रहा आपका आज का कुछ संविधान का प्रमुख क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और अच्छे ढंग से अगर समझ में आ गया हो तो आप निश्चित रूप से वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में एक और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।